गुड इवनिंग। इस क्लास में आज हम बीए फर्स्ट ईयर का ज्योग्राफी का जो पेपर 2 है, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान या राजस्थान का भूगोल, उसका सिलेबस और उसकी एग्ज़ाम स्कीम की बात करेंगे। पेपर 1 जो भौतिक भूगोल है उसका सिलेबस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम देखते हैं राजस्थान के भूगोल में हमें क्या क्या पढ़ना है और एग्ज़ाम स्कीम क्या होगी। तो एग्ज़ाम स्कीम आपकी सेम ही है जैसा आपने फर्स्ट पेपर में देखी है। देखो, फर्स्ट ईयर में आपके 3 पेपर होंगे। पेपर 1 जो आपका भौतिक भूगोल होगा 75 मार्क्स का होगा। पेपर 2 है जो आपका राजस्थान का भूगोल है, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान है, वही 75 मार्क्स का है। ये दोनों थ्योरी पेपर हो गए आपके 150 मार्क्स के। और जो रिमेनिंग पोर्शन है 50 मार्क्स का, वो आपका प्रायोगिक परीक्षा का होगा या प्रैक्टिकल परीक्षा का होगा, जिसमें आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स चाहिए होंगे 18 नंबर। ठीक है। और पेपर का जो पैटर्न है, इसमें पहला जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 1 विल बी कंपलसरी। ठीक है, कंपलसरी होगा और ये सारे कोर्स से इसमें क्वेश्चंस आएंगे, मतलब तीनों सेक्शन से इसमें क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद में जो क्वेश्चन 1 है उसमें 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। जो पार्ट 1 होता है क्वेश्चन 1 का, उसमें मैपिंग के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको कुछ लोकेशंस दी होती हैं, उन लोकेशंस को आपको मार्क करना होता है शीट पे। ठीक है। और जो दूसरा क्वेश्चन है, वो इसका फर्स्ट पार्ट का जो सेकंड हाफ है, उसमें आपको 10 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। और उन 10 में से कोई भी 5 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। सेम पार्ट 1 में भी होता है, इसमें भी आपको चॉइस मिलती है। 10 एंट्रीज होती है, उनमें से आपको 5 एंट्री मार्क करनी है। और फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में भी आपको 10 क्वेश्चंस में से 10 शॉर्ट क्वेश्चंस में से किन्हीं 5 को अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा जो बचे 9 क्वेश्चन हैं, उन 9 क्वेश्चंस में 9 क्वेश्चन आपको हर यूनिट से 3-3 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है। और उन तीन तीन यूनिट से आपको प्रत्येक इकाई से एक एक क्वेश्चंस को सोल्व करना है। और रिमेनिंग जो एक क्वेश्चन बचता है आपका, वो आप किसी भी एक यूनिट से सोल्व कर सकते हो। ठीक है। तो देखो, इसमें कैंडिडेट विल हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस। पूरे पेपर में आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको कंपलसरी मिलेगा। और इसके बाद में आप 4 जो क्वेश्चंस बचे हैं, उनको आप प्रत्येक इकाई से मिनिमम एक अटैम्प्ट करते हुए उनको आप अटैम्प्ट करोगे। तो ये है आपकी एग्ज़ाम स्कीम। और सिलेबस की बात करते हैं, तो जैसे हमने बोला कि पूरा जो सिलेबस है वो 3 सेक्शंस या 3 इकाइयों में विभक्त है। ठीक है। तो राजस्थान के भूगोल का सेक्शन 1 क्या है, ये देख लेते हैं। पहला है आपका फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान का भौतिक एस्पेक्ट्स या भौतिक जो विभाजन है वो हमें पढ़ना है। उसमें आपको राजस्थान की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर यानी कि भूगर्भिक संरचना, ठीक है, कि राजस्थान का जो जियोलॉजी है, वहाँ की जो चट्टानें हैं, ठीक है, वो किस काल की हैं, किस कालखंड की है, कैसे निर्मित हुई हैं, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद में आता है रिलीफ। रिलीफ यानी उच्चावच, पर्वत, पठार, मैदान, जो भी राजस्थान की भूभौतिक प्रदेश हैं, उनको हम इसमें रिलीफ फीचर्स में पढ़ेंगे। उसके बाद में है क्लाइमेट, जलवायु। तो राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है, राजस्थान की जलवायु के लिए कोई एक वर्गीकरण, जैसे हम कोपेन का वर्गीकरण पढ़ेंगे, तो राजस्थान की जलवायु की सामान्य विशेषताएं पढ़ेंगे, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे, तथा कोई भी एक जनरल क्लासिफिकेशन हम देखेंगे राजस्थान की जलवायु का। उसके बाद में ड्रॉट अर्थात सूखा। राजस्थान में बहुत सारे क्षेत्रों में सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है। तो ये हम जलवायु वाले चैप्टर से रिलेटेड है, तो इसी सेक्शन में इसको भी हम देखेंगे। उसके बाद में ड्रेनेज अर्थात अपवाह प्रणाली। राजस्थान में जो नदी हैं, कौन सी नदियाँ अंतः प्रवाह क्षेत्र की हैं, इसके अलावा कौन सी नदियाँ हैं जो केवल मौसमी नदियाँ हैं, ठीक है, कौन कौन सी प्रमुख ट्रिब्यूटरीज हैं उनकी, कौन कौन से प्रमुख संगम हैं, तो ये हम देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम में। इसके बाद में आता है नेचुरल वेजिटेशन अर्थात प्राकृतिक वनस्पति। राजस्थान में जो वन पाए जाते हैं, किस क्षेत्र में कितने वन हैं, कितने प्रतिशत वन है, राजस्थान की कोई वन नीति है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये सब चीज़ें हम इसमें फिजिकल एस्पेक्ट वाले सेक्शन में देखेंगे। उसके बाद में एक आता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण। राजस्थान में एनवायरमेंटल पोल्यूशन किन किन एरियाज़ में कंसनट्रेटेड है, कौन कौन से पोल्यूशंस हैं, ठीक है, कौन कौन से एरियाज़ हैं जो इससे बुरी तरह प्रभावित हैं, उनके कारण देखेंगे और इसके विभिन्न प्रकार हम इसमें देखेंगे। इसके बाद में इसी सेक्शन में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है आपका डेजर्टिफिकेशन अर्थात मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं उसको इसमें देखेंगे हम। इसको रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है।
नेशनल गवर्नमेंट राज्य सरकार के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए कुछ स्कीम्स आई हैं, तो उनका भी इसमें हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद में आता है आपका सॉइल्स, मृदा। तो राजस्थान में मृदाओं का वर्गीकरण देखेंगे हम डिटेल में। साथ ही जो मृदा अपरदन है, सॉइल इरोजन है, और मृदा अपरदन को रोकने के लिए जो सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स हैं जो अपनाई गई हैं यहाँ पर, चाहे वो इंडिजिनस हो या अन्य तकनीक हो, उनका हम अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही अवेलेबिलिटी, प्रॉब्लम्स एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। जो जल संसाधन है राजस्थान के, आपको पता होगा कि राजस्थान जल संसाधन की दृष्टि से यहाँ पर बहुत ही कम जल संसाधन पाए जाते हैं, और बहुत सारे एरिया आपके डार्क जोन में आते हैं। डार्क जोन मतलब वो एरियाज जहाँ पे अभी भूमिगत जल का स्तर बहुत कम हो गया है। तो उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, वाटर रिसोर्सेज या जल संसाधन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम्स को हम अच्छे से पढ़ेंगे। और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कोई उपाय है, जो उपाय यदि कोई है तो उनको हम देखेंगे, और कुछ केस स्टडीज भी देखेंगे कि कौन कौन से एरियाज़ में जल संरक्षण के लिए किस प्रकार के प्रयास सार्थक सिद्ध हुए हैं। तो ये आपका है फर्स्ट सेक्शन, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, जो यूनिट 2 है, सेक्शन बी है आपका। उसमें हम देखेंगे मिनरल रिसोर्सेज। राजस्थान के जो खनिज संसाधन हैं उनको पढ़ेंगे। खनिज संसाधन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे उनका डिस्ट्रीब्यूशन और उनका प्रोडक्शन, उनका वितरण पढ़ेंगे, साथ ही उनका उत्पादन कहाँ कहाँ होता है वो देखेंगे। तो इसको हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों रिसोर्सेज के अंदर पढ़ेंगे। इसमें आपके शक्ति और ऊर्जा संसाधन है, उनको देखेंगे। इसके बाद में उनका वही सेम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे और उनका प्रोडक्शन देखेंगे। उसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जल विद्युत या जल पवन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी है, पन बिजली जिसको बोलते हो आप, या जल विद्युत जिसको बोलते हो। इसके बाद में कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, और जो बायो एनर्जी या जैव ऊर्जा है, अर्थात बायोमास से जो एनर्जी बनती है आपकी। तो ये इन टॉपिक्स को आप देखेंगे। इन टॉपिक्स में हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ये संभावित ऊर्जा स्रोत हैं। साथ ही हम राज्य सरकार द्वारा लाई गई विभिन्न जो योजनाएं हैं, जैसे राजस्थान सरकार की सोलर एनर्जी पॉलिसी है, ठीक है, या कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना है, स्पेशल एनर्जी जोन बना है जैसे, ठीक है, या सोलर एनर्जी जोन बना है। तो वो कौन कौन से क्लस्टर्स हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें इन संसाधनों का, इन ऊर्जा संसाधनों का विकास हो सकता है, उसको भी हम सेक्शन बी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मिनरल रिसोर्सेज, साथ में ही एनर्जी रिसोर्सेज। उसके बाद में इरिगेशन सोर्सेज। राजस्थान में कौन कौन से सिंचाई के स्रोत हैं, कौन कौन से इरिगेशन सोर्सेज हैं, उसको हम देखेंगे इसमें। साथ ही इरिगेशन इंटेंसिटी देखेंगे। इरिगेशन इंटेंसिटी का मतलब है कि उस एरिया में कितना प्रतिशत क्षेत्र जो है वो सिंचित है और कितना असिंचित है, ठीक है। और वहाँ पर कौन कौन से और रिसोर्सेज को आप डेवलप कर सकते हो, या वहाँ पर किस प्रकार आप सिंचाई सुविधाओं का विकास करते हो, उसको भी इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे। साथ ही क्रॉप वाइज इरिगेशन, कौन सा क्रॉप या कौन सी फसल में कितने प्रतिशत सिंचाई होती है, उसको हम इसमें देखेंगे। दूसरा एस्पेक्ट आता है आपका इरिगेशन में, क्वालिटी ऑफ इरिगेशन, कि जो इरिगेशन या सिंचाई सुविधाएं हैं उनकी क्वालिटी क्या है, ठीक है, या सिंचाई सुविधाएं जो चल रही हैं वहाँ पे, उनमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। साथ ही सिंचाई के वजह से बहुत सारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, जैसे एक प्रॉब्लम है सेम की समस्या, ठीक है, सेलिनिटी की समस्या आपकी एक है, ठीक है, या वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, यदि सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध भी हैं तो वो समय पर उनकी पूर्ति नहीं होती, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इरिगेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम क्वालिटी ऑफ इरिगेशन के भीतर पढ़ेंगे। साथ ही बहुत सारे नए इनोवेशंस हैं, जैसे ड्रिप स्प्रिंकलर है, ठीक है, या स्प्रिंकलर सिस्टम है, या ड्रिप इरिगेशन मेथड है, आजकल फर्टिगेशन चल रहा है। तो ये क्या तकनीक है तथा राजस्थान के लिए किस प्रकार सहायक हो सकती हैं, इनकी क्या संभाव्यता है, क्या पोटेंशियल है इनका राजस्थान के संदर्भ में, उसको हम अच्छे से एक बार देखेंगे। साथ ही इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को हम देखेंगे, सिंचाई सुविधाओं के लिए जो विभिन्न प्रोजेक्ट आए हैं उनको देखेंगे। उसमें आप इंदिरा गांधी कैनाल है, इंदिरा गांधी कैनाल कब स्थापित हुई, कौन कौन सी इसकी मेन ब्रांचेज हैं, कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पे ख़त्म होती है, कितने एरियाज़ को इरिगेट करती है, ठीक है, किस एरिया किस 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 क्षेत्र से इसको पेयजल सुविधा मुहैया कराती है, कौन से क्षेत्र को ये सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं।
तो और दूसरी बात, इंदिरा गांधी कैनाल के क्या ड्रॉबैक्स रहे हैं, क्या इसके लाभ रहे हैं, ठीक है, और भविष्य में इसका विस्तार किए जाने की क्या संभावना है, क्या इसने मरुस्थलीकरण को रोका है या नहीं रोका, ठीक है। तो वो जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं उसकी हम इनमें इस सेक्शन में हम बात करेंगे। इसके अलावा आपका चंबल वाटर प्रोजेक्ट जो है, चंबल वैली प्रोजेक्ट जो है, जो चंबल नदी पर है, उसमें कौन कौन से राज्य भागीदार हैं, कौन कौन से क्षेत्रों द्वारा इसको सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाती है, वो इसमें देखेंगे। इसके अलावा माही बजाज सागर प्रोजेक्ट देखेंगे। इन सारे प्रोजेक्ट्स की, इंदिरा गांधी कैनाल हो, चाहे चंबल वैली प्रोजेक्ट हो या फिर माही बजाज सागर प्रोजेक्ट हो, इन सारे जो प्रोजेक्ट हैं जल विद्युत के साथ साथ जो सिंचाई सुविधाओं को प्रदान करने वाले जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी हम जांच करेंगे, इनकी भौतिक और इनकी सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के साथ, कि इन्होंने उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से प्रभावित किया है, उन चीज़ों को भी हम देखेंगे। साथ ही इस सेक्शन में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अंडर 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान्स तो वैसे अभी बंद हो चुके हैं, लेकिन हम देखेंगे कि पिछले सालों विगत दशकों में जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, उन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान जो कृषि क्षेत्र में विकास हुआ है या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ है, उसका क्या स्टेटस है, तथा वर्तमान में राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा कौन कौन सी ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसने सिंचाई सुविधाओं का विकास किया है, साथ ही उसके वजह से जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ है, आपका कृषिगत विकास जो हुआ है, उसको हम एक बार अच्छे से इस सेक्शन में पढ़ेंगे। तो ये आपका सेकंड सेक्शन है। इसमें लास्ट जो टॉपिक बचता है वो है आपका प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। जैसा कि हम ऑलरेडी पीछे वाले सेक्शंस में इस सेक्शन में पीछे टॉपिक्स में देख चुके हैं कि जो कृषि विकास है उसमें क्या क्या योगदान है, क्या क्या समस्याएं हैं आपकी, जैसे सिंचाई की सुविधाओं का ना होना, उन्नत बीजों का ना होना, भू आकार का छोटा होना या जोतों का छोटा होना, इसके साथ में मशीनीकरण का अभाव होना, ठीक है, नई तकनीकी जो आई है कृषि क्षेत्र में, उसमें उसका विसरण ना होना या लोगों को उनका ज्ञान ना होना, विपणन की समस्या, मंडियों की समस्या, एपीएमसी में रिसेंटली जो चेंजेस आए उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर सेक्टर की, इसको हम देखेंगे। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि क्रेडिट नहीं मिलता, ठीक है, कृषि करने के लिए जो कृषक है उसको पैसा नहीं मिल पाता, तो उसके लिए सरकार ने क्या किया है, तो ये हम देखेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। कृषि क्षेत्र के विकास में राजस्थान सरकार द्वारा क्या क्या नए उपाय किए गए हैं, क्या क्या कुछ चीज़ें नई जोड़ी गई हैं, उसको हम इसके अंदर देखेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे जनरल लैंड यूज़, भूमि उपयोग का सामान्य भूमि उपयोग, कि कितने प्रतिशत क्षेत्र में कौन कौन सी भूमि का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है, कि कृषि क्षेत्र को कितना है, वन क्षेत्र कितना है, ठीक है, बिल्टअप एरिया कितना है। तो ये सारा हम जनरल लैंड यूज़ पैटर्न देखेंगे राजस्थान का। लैंड यूज़ लैंड कवर चेंज जो होता है, LULC, लैंड यूज़ लैंड कवर में किस प्रकार से पिछले दशकों में परिवर्तन आया है, उसको हम देखेंगे। साथ ही जो एक नया टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो सब्सिडरी है एग्रीकल्चर का, लाइव स्टॉक, पशुपालन, उसको भी हम इसमें देखेंगे। पशुपालन और डेयरी डेवलपमेंट के लिए क्या विकास किया गया है, क्या स्टेटस है उसका, तो उसको भी हम इस सेक्शन में देखेंगे। साथ ही मिनरल्स को ऑलरेडी हम देख चुके हैं मिनरल रिसोर्सेज में। तो ये जो चीज़ है, ये हम शॉर्ट में देखेंगे कुछ एरियाज़ को, और कुछ एरियाज़ को हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। और जो इसी सेक्शन में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका इंडस्ट्रीज़। तो मिनरल्स के बाद में आप देखोगे उद्योग धंधे, कौन कौन से उद्योग धंधे देखने हैं आपको। देखने हैं टेक्सटाइल, उसके बाद में शुगर, चीनी उद्योग, सीमेंट, मार्बल और ग्रेनाइट, ठीक है, फर्टिलाइजर, जिंक और कॉपर स्मेल्टिंग। तो ये जो प्रमुख उद्योग धंधे हैं इनको हम देखेंगे। इनमें क्या क्या देखोगे आप। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र संभाव्य हैं जहाँ पर ये इनका उत्पादन होता है। दूसरा, उनका कितना उत्पादन होता है, कौन कौन से क्षेत्र, जैसे शुगर देखे होगे आप या सीमेंट देखोगे, तो सबसे पहले कि सीमेंट के उत्पादन के लिए कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर हम सीमेंट की इंडस्ट्रीज स्थापित कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि सीमेंट उद्योग को स्थापित करने के लिए क्या क्या अनुकूल दशाएँ हैं। फिर उन अनुकूल दशाओं को हम ये देखेंगे कि वो अनुकूल दशाएँ राजस्थान के किन भागों में पाई जाती हैं। साथ ही इसके बाद हम देखेंगे कि कौन से एरिया में कितना प्रोडक्शन सीमेंट का हो रहा है अभी, ठीक है। तो ये हम देखेंगे कि इनका वितरण देखेंगे, साथ ही देखेंगे कि इनका उत्पादन क्या है। तो इसको दो हेड्स में अध्ययन करेंगे। पहला देखेंगे इनका डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, और दूसरा इनका देखेंगे हम कितना उत्पादन हो रहा है।
डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे इसका, और दूसरा देखेंगे इसका प्रोडक्शन। तो ये हम देखेंगे टेक्सटाइल्स, शुगर, सीमेंट, मार्बल और ग्रेनाइट के लिए, फर्टिलाइज़र के लिए, साथ ही जिंक और कॉपर स्मेल्टिंग होती है उन उद्योगों के लिए। जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है वो आता है आपका ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड, परिवहन एवं व्यापार। ठीक है, परिवहन और व्यापार को देखेंगे, प्रमुख रोड्स कौन से हैं, कौन कौन से प्रमुख परिवहन क्षेत्र हैं। ठीक है, लैंड भी देखेंगे इसमें, और हम एयर रूट्स भी देखेंगे। जो राजस्थान के जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं उनको हम इसमें अध्ययन करेंगे। साथ ही ट्रेड जो होता है राजस्थान से कौन सी वस्तुओं का ट्रेड हम करते हैं, कौन सी चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए क्या क्या स्कीम्स हैं, उसको हम इसमें देखेंगे। फिर आता है आपका डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म। राजस्थान में एक प्रमुख उद्योग है, वो है आपका टूरिज्म उद्योग, पर्यटन उद्योग। तो उसका स्टेटस देखेंगे हम राजस्थान के संदर्भ में। ठीक है, राजस्थान में आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं। उन प्रोग्राम्स में देखेंगे आप डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, DDP। ठीक है, मरुस्थलीकरण मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम, DDP जिसको बोलते हैं, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये कब प्रारंभ हुआ और इसका क्या स्टेटस है, इसने कौन कौन से क्षेत्र इसमें सम्मिलित हैं, उसको हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद में आता है ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, जो आपका ट्राइबल क्षेत्र है या जो जनजातीय क्षेत्र है उनके विकास के लिए जो प्रोग्राम चलाया गया है वो उस प्रोग्राम को पढ़ेंगे। साथ ही यह है आपका अरावली हिल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अरावली क्षेत्र में जितने भी जो आपके ज़िले आते हैं उनमें विकास के लिए अरावली हिल डेवलपमेंट कार्यक्रम में चलाया गया है। अरावली पर्वत जो विकास कार्यक्रम चलाया गया है, ये कब प्रारंभ किया गया था और इसका क्या उद्देश्य था, ये हम इसमें पढ़ेंगे। ये आपका सेक्शन बी जैसे मैंने बताया। जो आपका लास्ट सेक्शन है वो है सेक्शन सी। सेक्शन सी का जो मेन फोकस है वो आपका पॉपुलेशन पे है और जनजातियों पे है। तो इसमें हम देखेंगे कल्चरल एंड डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स, सांस्कृतिक और विकास से संबंधित मुद्दे देखेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका वो है जनसंख्या, पॉपुलेशन। जनसंख्या को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले देखेंगे जनसंख्या कितनी है, नंबर, पॉपुलेशन कितनी है वहाँ की, जनसंख्या का ग्रोथ क्या है, जनसंख्या की वृद्धि दर क्या है। ठीक है, जनसंख्या का वितरण क्या है और जनसंख्या घनत्व क्या है, जन घनत्व कितना है। जन घनत्व के बाद में हम देखेंगे रूरल और अर्बन पॉपुलेशन, कितने राजस्थान की कितनी जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है और कितनी क्षेत्र नगरीय क्षेत्र हैं, ये देखेंगे। उसके बाद में मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन, कितने महिला पुरुष हैं, उन दोनों का अनुपात कितना है। लिटरेसी स्टेटस क्या है, साक्षरता का स्तर क्या है, महिलाओं की साक्षरता कितनी है, पुरुषों की साक्षरता कितनी है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, क्या क्या रोजगार में लोग निरत हैं, कौन कौन से रोजगार लोग कर रहे हैं, उसमें क्या है। उसके बाद में देखेंगे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। राजस्थान के प्रमुख ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं इनका टोटल पॉपुलेशन में कितना शेयर है ओवर द पीरियड, पिछले 2-3 दशकों का हम पैटर्न देखेंगे कि कितने इनमें प्रतिशत वृद्धि हुई है। साथ ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो पॉपुलेशन की वजह से क्रिएट हुई हैं, तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स को देखेंगे। इसमें एक मेन जो चीज़ हम देखेंगे वो देखेंगे स्लम डेवलपमेंट, कि स्लम का जो डेवलपमेंट है वो कैसे हुआ है और उसको रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या किया जा रहा है। इसके बाद में कल्चरल एस्पेक्ट्स में या राजस्थान के सांस्कृतिक विकास के संदर्भ में हम बहुत सारे चीज़ पढ़ेंगे। उनमें एक होगा आपका जो राजस्थान की जनजातियाँ हैं, उसमें हम 3 जनजातियाँ पढ़ेंगे, भील, मीना और गरासिया। इन 3 जनजातियों का हम सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखेंगे। यहाँ इन लोगों में प्रचलित बहुत सी प्रथाएं हैं उनको पढ़ेंगे, तथा उनका आर्थिक विकास का स्तर क्या है उसको देखेंगे। साथ ही इन लोगों के या जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार द्वारा ऑलरेडी एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, उसका स्टेटस देखेंगे, उसके द्वारा इन लोगों को कितना फ़ायदा हुआ है। ठीक है, या इन लोगों की सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियाँ कैसी हैं उसको हम देखेंगे। एक नेक्स्ट सेक्शन जो है इस सेक्शन में नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका है सेटलमेंट पैटर्न। सेटलमेंट पैटर्न मतलब जो आपके क्षेत्र भिन्न भिन्न क्षेत्र हैं, भिन्न भूभौतिक क्षेत्र हैं, उसमें किस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं, किस प्रकार के घर पाए जाते हैं। उसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेटलमेंट, सेटलमेंट के प्रकार, बिल्डिंग मटेरियल, कौन कौन से क्षेत्रों में किस प्रकार के मटेरियल यूज़ किया जाता है घर बनाने के लिए, आवास बनाने के लिए, घरों के प्रकार देखेंगे। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी बात है हम इसको एग्जाम्पल से देखेंगे, भिन्न क्षेत्रों के एग्जाम्पल लेंगे कि यदि जो बिल्डिंग मटेरियल है वो क्या होता है और किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं, घर की छत का स्लोप कितना होता है। ठीक है, उनका पैटर्न क्या होता है, किस प्रकार से वो उनका प्रतिरूप बनता है। ठीक है, जैसे लीनियर पैटर्न है,
सर्कुलर पैटर्न है, तो यदि है तो क्यों है, क्या उसके कारण है, ये हम उसको एग्जाम्पल्स के साथ में देखेंगे। साथ ही इसमें पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सेटलमेंट, अधिवास प्रतिरूप को और अधिवासों के वितरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों को इसमें हम देखेंगे। तो ये आपका सेटलमेंट हो गया। तो ये आपका हो गया फर्स्ट ईयर का जो राजस्थान का भूगोल का उसका सिलेबस। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम सिलेबस के विभिन्न पॉइंट्स को उठाएंगे और उससे प्रत्येक टॉपिक पर हम डिटेल में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।